Yes guys, now let us start with Accounting Standard 15, Employee Benefits, under your marathon revision session of Accounting Standards. So शुरू करते हैं AS15 Employee Benefit. काफ़ी important chapter है from the exam point of view. You can expect a question from this particular chapter. तो basically ये chapter क्या है? Employee Benefits, मतलब employee को दिए जाने वाले benefits का accounting आप इस chapter में करने वाले हो. Correct? तो detailed accounting treatment of employee benefits is what we are going to learn. तो सबसे पहले बात करते हैं सर एम्प्लॉयज़ की. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मतलब कौन होता है, कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ कवर है. तो सर स्पेसिफिकली ऐसे एम्प्लॉय को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया. एम्प्लॉय यहाँ पर कोई भी हो सकता है. इट कैन बी अ पार्ट टाइम, फुल टाइम एम्प्लॉय, कैजुअल एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय, करेक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉय, करेक्ट. तो यहाँ पर आपको क्या समझना है मालूम है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन का होना ज़रूरी है. याद है आप लोग ने इनकम फ्रॉम सैलरी डायरेक्ट टैक्स में भी ये पॉइंट रेस किया हुआ है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहेगा तो ही जो रेम्यूनरेशन आपको मिला है इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. इधर भी वही लॉजिक है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है. सो इट शुड बी मोर ऑफ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज रादर देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज. क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो इट इज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. वाई? बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशन. But when it is contract for service, it is principal to principal. So it is not covered by the standard. Correct? तो employee को fix तरीके से define नहीं किया. Casual employee, correct? Permanent, temporary सारे covered है. Correct? Even your informal employment. Informal मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं है but मैंने सामने वाले को काम पे रखा हुआ है. Correct? मैंने कोई contract sign नहीं किया है. So that is considered as what? Informal employment. Even वो भी covered है यहाँ पर. Correct? But जैसे मैंने आपको बताया contract for services, that is contracts entered for providing professional services are not covered under the standard. जैसे for example my contract with JK Shah classes is a contract for services. So हमारे बीच में employer-employee relationship नहीं है. तो JK Shah classes जो मुझे remuneration pay करता है उस पर AS15 अप्लाई नहीं होता है. Correct? It is strictly professional fees. नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट्स में टोटल 4 पॉइंट्स कवर्ड है. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स. रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा का पूरा सेम है. तो अलग से अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डिस्कस नहीं होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला पॉइंट दैट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. सर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बेनिफिट्स की जिनको सेटल कर दिया जाता है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड. बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर इनका सेटलमेंट हो जाता है. सो द बेनिफिट्स टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट. तो अगर एज ऑन बैलेंस शीट डेट ये ड्यू हुआ है तो 12 महीने के अंदर इसको पे कर दिया जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को बोनस पेएबल है, 12 महीने के अंदर बोनस दे दिया जाएगा. सैलरी पेएबल है, 12 महीने के अंदर उसका सेटलमेंट हो जाएगा. ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म है. तो सैलरी, वेजेस, बोनस, लीव एनकैशमेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, कमीशंस, अलावेंस, परक्विजिट्स, मेडिक्लेम्स, ये सारे के सारे आपके क्या है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं. तो सर इसको रिकॉग्नाइज करते कैसे है? सर एकदम सिंपल रिकॉग्निशन है इसका. P&L में रिकॉग्निशन जाएगा और बैलेंस शीट में रिकॉग्निशन जा सकता है. P&L में रिकॉग्निशन होगा ऑलवेज ऑन एक्रूअल बेसिस. तो अगर आपके एम्प्लॉय ने 12 महीना आपके लिए काम किया तो 12 महीने की सैलरी आप P&L में डेबिट करो. करेक्ट. अब बैलेंस शीट में कब जाएगा? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रहेगा तो जाएगा. मतलब इन द बैलेंस शीट असेट इफ द बेनिफिट्स पेड जो आपने पेमेंट किया है दैट इज ग्रेटर देन द बेनिफिट्स एक्रूड, ऑब्वियसली एडवांस सैलरी, प्रीपेड सैलरी एसेट में गया. लाइबिलिटी में कब जाएगा? जब एक्रू ज्यादा हुआ है, पेमेंट कम का किया है. सो इट विल बी शोन एज व्हाट? अ लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट साइड. करेक्ट. नाउ यहां पर आपने देखा कि इट इज डेबिटेड टू P&L, बराबर है. बट कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे वो डेबिट P&L में नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी और वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और प्रोडक्शन ऑफ वेजेस, सब सैलरी वेजेस वगैरह एसेट्स में ऐड होते जाएगा. इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, मशीनरी में ऐड होगा, कैपिटलाइज होगा, P&L में नहीं जाएगा. करेक्ट. हाउ डू यू मेजर देम? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर स्ट्रिक्टली मेजर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस. यहाँ पर कोई प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग वगैरह यूज नहीं होता है. अनडिस्काउंटेड बेसिस पे रिकॉर्ड होता है और एक्चुरियल वैल्यूएशंस की जरूरत नहीं पड़ती है.
एक्चुअल वैल्यूएशंस की ज़रूरत जनरली लॉन्ग टर्म पेमेंट्स में पड़ती है। जब पेमेंट 10, 15, 20 साल के बाद करना है और उसको वैल्यू करना है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो हम एक्चुअली को रोप इन करते हैं और एक्चुअली अपने को अपना जो वैल्यू है वो ऑफर करता है। करेक्ट। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट टर्म लीव्स या फिर इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड लीव्स। अभी सर कैसा होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को पेड लीव्स देते हैं। करेक्ट। और उस पेड लीव्स को ऑफर किया जाता है कि यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट टू द फ्यूचर पीरियड ऑल्सो। और कुछ कुछ कंपनीज बोलते हैं भैया कैरी फॉरवर्ड तो नहीं मिलेगा, इस साल में मैंने आपको 15 छुट्टी दिया है पेड लीव, आप 15 का 15 छुट्टी ले लो, नहीं है तो लैप्स हो जाएगा। या तो कुछ कंपनी बोलते हैं ठीक है आपने 15 छुट्टी नहीं लिया, आपने 10 दिन छुट्टी लिया, मतलब 5 दिन आपने एक्स्ट्रा काम किया है, बराबर है, वो 5 दिन का सैलरी एनकैश कर दूंगा मैं। तो ऐसे 3 अलग अलग टाइप के आपको लोग मिलेंगे। फर्स्ट, जिन्होंने आपको पेड लीव दिया है और आपको कैरी फॉरवर्ड का भी मौका देंगे। सेकंड, ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने आपको पेड लीव दिया है, करेक्ट, बट कैरी फॉरवर्ड का मौका नहीं देंगे और बोलेंगे छुट्टी लैप्स हो गई। और थर्ड है जो पेड लीव देते हैं, कैरी फॉरवर्ड का मौका नहीं देते, बट दे विल एनकैश एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सर हम लोग ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? सर हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बिकॉज व्हेन अ कंपनी इज गिविंग यू कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन ऑफ लीव्स, देन देयर इज अ मैचिंग कंसेप्ट इशू अराइजिंग। और उस मैचिंग कंसेप्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट प्रोविजंस फॉर द लीव्स दैट आर कैरीड फॉरवर्ड। तो कैसा होता है ना, हर एक कंपनी में एक वर्किंग डेज होता है और उतना एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उतना दिन कंपनी में काम करोगे। बट जब आप उससे कम या ज़्यादा काम करते हो तो अकॉर्डिंगली अपने को प्रोविजंस बनाना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें 104 दिन आपके वीकेंड है और फेस्टिव विस्टिव का 31 डेज का छुट्टी है। तो आपका टोटल वर्किंग डेज 230 दिन का एक ऑफिस में, और 15 दिन आपको पेड लीव दिया गया। तो आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए 215 दिन काम करोगे, और इस 215 दिन के लिए मैं आपको 12 महीने की सैलरी पे करता हूँ। लॉजिकली स्पीकिंग आप 215 दिन मेरे पास काम करोगे और 15 दिन आप घर पे छुट्टी लेके सोओगे, ये दोनों का मिलाकर मैं आपको 12 महीने की सैलरी दे रहा हूँ। बट मुझे बेनिफिट कितने का मिलेगा? मुझे बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 215 दिन का। तो मेरा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि 215 दिन आप मेरे लिए ऑफिस में आके काम किया, उसके लिए मैं आपको 12 महीने का सैलरी दे रहा हूं। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बोलता है मालूम है? 215 दिन के बेनिफिट के सामने 12 महीने की सैलरी। अब मसला कब होगा पता है? जब आप 215 दिन से कम या ज्यादा काम करोगे। करेक्ट। अगर 215 दिन से कम आपने काम किया है तो मेरे को मेरा खर्चा कम करना पड़ेगा, और अगर 215 दिन से ज़्यादा आपने काम किया तो मुझे मेरा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में 230 दिन इज व्हाट आई एम टोटल वर्किंग डेज, जिसमें आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हो। बट फर्स्ट ईयर में आपने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, यू हैव नॉट इवन टेकन अ सिंगल लीव। तो कहने से आपने मेरे लिए 230 दिन पूरा काम किया है, मतलब यू हैव वर्क 15 डेज एक्स्ट्रा फॉर मी, विच आई विल गिव यू एन ऑप्शन टू कैरी फॉरवर्ड द लीव इन द फ्यूचर। मतलब आज आपने ज़्यादा काम किया, फ्यूचर में आप उतना कम काम करोगे मेरे लिए। एग्रीएबल टू दिस, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? फर्स्ट ईयर में मुझे 15 दिन का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू वर्क 15 डेज मोर। सेकेंड ईयर में आते हैं, 230 दिन काम करना है टोटल वर्किंग डेज, आपने सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ली है, जबकि आपके पास पिछले साल का 15 दिन, करंट ईयर का 15 दिन, 30 डेज का छुट्टी है, आपने सिर्फ 10 दिन लिया। तो यू वर्क फॉर 220 डेज। तो एक्सपेक्टेड से 5 दिन आपने और ज़्यादा काम किया, तो मुझे वापस 5 दिन का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बिकॉज यू वर्कड फॉर 5 डेज मोर। तो फर्स्ट ईयर में मैंने 15 दिन का प्रोविजन, सेकेंड ईयर में मैंने 5 दिन, टोटल 20 डेज का मैंने प्रोविजन बनाया। कितना? 20 डेज का मैंने प्रोविजन बनाया। अब थर्ड ईयर में क्या हो रहा है देखो, थर्ड ईयर में आप पूरा 35 दिन का छुट्टी ले रहे हो। 35 दिन कैसा सर? वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मिला के 20 दिन का छुट्टी बाकी है, प्लस अभी 15 दिन का, तो टोटल 35 डेज हो गया। तो मैंने पूरा 35 डेज का लीव ले लिया। करेक्ट। तो इसका मतलब अब आप मेरे लिए सिर्फ 195 डेज काम कर रहे हो, जबकि एक्सपेक्टेड कितना है? 215 दिन। तो यू आर वर्क लेस फॉर मी।
तो मेरे को मेरा खर्चा कम करना पड़ेगा। तो खर्चा कम कैसे करेंगे पता है? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैंने खर्चे को बढ़ाया प्रोविजन क्रिएट करके, अब मैं खर्चे को कम करूंगा प्रोविजन को रिवर्स करके। ये मेरा सिंपल मैथमेटिक्स है। सो लॉजिक क्या है? द ईयर इन विच यू आर कैरिंग फॉरवर्ड द लीव, create provision for the number of days of leaves carried forward, and the year in which the leaves are availed you will reverse the provision. Correct? क्योंकि इस साल अगर आपने छुट्टी लिया ही नहीं है, मतलब you have worked more, तो मेरा खर्चा बढ़ गया, तो I have to create provision. फिर जिस साल आप छुट्टी लोगे तो you will work less, तो work less मतलब मेरा खर्चा भी कम होना चाहिए, तो I will reverse the provision. As simple as that. तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, 215 दिन के सैलरी के सामने आपने 230 दिन काम किया है, तो मेरे को 15 दिन का प्रोविजन बनाना पड़ा। 215 दिन के सैलरी के सामने आपने 220 दिन काम किया है, तो मुझे वापस 5 दिन का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ा। अब ईयर 3 में क्या हो रहा है? मैंने आपको 215 दिन की सैलरी दी है, बट आपने काम मेरे पास सिर्फ 195 डेज का किया है, तो इसका मतलब 20 दिन का खर्चा रिवर्स करना पड़ेगा। तो खर्चा कैसे रिवर्स करेंगे? बाय रिवर्सिंग द प्रोविजन। ये इसका सिंपल मैथमेटिक्स है, और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो शॉर्ट टर्म लीव्स है, जो कैरी फॉरवर्ड लीव्स हम जिसको बोलते हैं, ये दो तरीके का होता है, एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग मतलब आपको कैरी फॉरवर्ड का मौका नहीं मिलेगा। तो जब कैरी फॉरवर्ड का मौका मिलता ही नहीं है तो प्रोविजन बनता ही नहीं है। अगर एनकैशमेंट का ऑप्शन है तो जितना आप सैलरी एनकैश करके दे रहे हो वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है। मतलब समझो वो 215 दिन के लिए आप मुझे 20 लाख सैलरी दे रहे हो, तो 20 लाख तो खर्चा डेबिट करना ही है, प्लस एक्स्ट्रा दिन जो काम किया उसका समझो आपने 50,000 रुपया मेरे को लीव एनकैश किया, तो वो 50,000 एडिशनल खर्चा है जो आपको P&L में डेबिट करना पड़ेगा। सो द टोटल डेबिट टू P&L विल बी 20,50,000। बट वही अगर एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन इज अवेलेबल। तो कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन में इसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वेस्टिंग, नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब आगे जाके कैरी फॉरवर्ड करो और आगे जाके उसका पैसा भी ले सकते हो, एनकैश करा सकते हो। बट नॉन वेस्टिंग का मतलब क्या है मालूम है? कि आपको कैरी फॉरवर्ड का मौका मिलेगा, बट आगे जाके आप एनकैश नहीं करा सकते, आपको छुट्टी ही लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो अभी मैं एक्स्ट्रा काम कर लूंगा तो आप मेरे को पैसा दे दो। पैसा मैं नहीं दूंगा आपको, आप घर पे बैठो, चलेगा। बट इधर क्या है, एनकैशेबल में क्या है कि आप अगर एक्स्ट्रा काम कर लोगे ना तो इसका मतलब आपने छुट्टी लिया ही नहीं, उसका पैसा ले लो मेरे से। सो ये जो प्रोविजन हम लोग बनाते हैं, ये प्रोविजन इधर दिखने में जितना आसान लगता है ना, उतना रियल लाइफ में है नहीं। ये प्रोविजन बनाने के लिए मैनेजमेंट को अजम्पशन करना पड़ता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 assumptions द प्रोविजंस आर मेड। क्योंकि देखो इसमें क्या कंट्रोवर्सी है। सबसे पहले अगर एक एम्प्लॉय 10 दिन छुट्टी कैरी फॉरवर्ड करता है तो आगे जाकर वो पूरे 10 दिन की छुट्टी लेगा या नहीं लेगा, वहां से क्वेश्चन मार्क शुरू होता है। तो पहला असम्पशन यही है कि मैनेजमेंट को ये देखना जरूरी है कि क्या सामने वाला पार्टी जो एम्प्लॉय है वो लीव अवेल करेगा या नहीं करेगा। करेक्ट, वो कौन से साल में लीव अवेल करेगा और उस साल में उसकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि उसकी जितनी सैलरी तब होगी ना, उसका प्रोविजन मेरे को आज बनाना पड़ेगा। सो 3 assumptions दिमाग में रखा जाता है। फर्स्ट, whether the leaves will be availed or not. Secondly, the year in which the employee shall avail the leave, and thirdly, what will be the salary of the employee. ये 3 चीजों का आपको यहाँ पर assumption बनाना पड़ता है। करेक्ट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको रेफर करना ही है। देन एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। सर ये बहुत सिंपल है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इज नथिंग बट, आपने देखा रहेगा कि एम्प्लॉय को कंपनी के नेट प्रॉफिट का 2%, 1%, आधा % दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। दीज आर ऑल एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ लाइबिलिटी हमको रिकॉर्ड करना है जब एक एम्प्लॉयर को, करेक्ट, एंटरप्राइज को कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन कब होगा? जब उसने एग्रीमेंट साइन किया है। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब कंपनी का पास्ट प्रैक्टिस है कि वो लोग बोनस देते ही है, वो लोग सबको प्रॉफिट शेयरिंग देते ही है, तो आपको भी देंगे। एंड द अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मतलब सर आपके प्रोविजन का ही यहाँ पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डाला गया है। फर्स्ट, देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सेकंड, द अमाउंट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। देन ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज द प्रोविजंस और द पेएबल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता है
दिस कैन आइदर बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म अगर सेटलमेंट 12 महीने के अंदर होने वाला है, एंड लॉन्ग टर्म इफ द सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. राइट. चलिए अब गाड़ी यहां से आगे बढ़ाते हैं टूवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. लेट अस स्टार्ट विद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब ये सारे पेमेंट्स आपको रिटायरमेंट के बाद अपने एम्प्लॉयज को देने हैं. प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, पेंशन, सुपर एन्युएशंस एंड सो ऑन. अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में सबैटिकल, लॉन्ग टर्म लीव का पैसा, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स पेएबल बियॉन्ड 12 मंथ्स. These are all considered as what? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. अब ये दोनों का जो अकाउंटिंग है ना ऑलमोस्ट सेम है. रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया दोनों का सेम है. तो हम लोग मेजरली डिस्कशन करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स का. अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को हम अलग से डिस्कस नहीं करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं विथ योर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स. प्राइमरीली आपके ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान is always easy because as an employer you just have to contribute a fixed amount towards the plan and that's it. You have no further liability. सेटलमेंट करेगा जो प्लान चला रहा है वो. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड. तो आप लोग सब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आते हैं. गवर्नमेंट है तो एसपीएफ में आएगा या तो फिर आप आरपीएफ में आते हो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में. तो आप क्या करते हो, प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट ओपन करते हो एम्प्लॉय का, हर महीने उस पर पैसा डिपॉजिट करते जाते हो. करेक्ट. अब रिटायरमेंट पे आपका कोई लाइबिलिटी नहीं है. आप एम्प्लॉय को उसका पूरा पीएफ का डिटेल रहेगा. रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय जाएगा पीएफ ऑफिस से अपना पैसा लेकर आएगा. आपको सिर्फ ईयरली कंट्रीब्यूशन करते जाना है, दैट्स इट. तो ये बहुत ईजी होता है और इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है. देन आप लोग ईएसआईसी देते हो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान. उसमें भी क्या होता है, एवरी ईयर खाली प्रीमियम भरना है, बस बात खत्म. आगे आपको कुछ भी नहीं करना है. तो दीज कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स आर नेवर डिफिकल्ट फॉर अकाउंटिंग एंड इट इज ऑलवेज ईजी. क्यों मालूम है? क्योंकि जो आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो एवरी ईयर दैट इज फिक्स्ड. बस उतना पैसा दे दो, बात खत्म. बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान तकलीफ देता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको रिटायरमेंट पे क्या पैसा देना है ना, दैट इज फिक्स्ड. तो उसके लिए आज कंट्रीब्यूट कितना करना है वो बहुत बड़ा मसला है और इसका सेटलमेंट आपके गले पड़ता है. तो यू हैव टू बुक अ लाइबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर डिफाइंड बेनिफिट प्लान. लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुइटी देना है, पेंशंस देना है. सो दीज आर ऑल डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स और ये बहुत तकलीफ देता है. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रेजुइटी की बात करूं तो ग्रेजुइटी का याद है, कैलकुलेशन है आपका 15/26 या फिर 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी. मतलब एक एम्प्लॉय को मालूम है कि अगर उसने 10 साल कंपनी में काम किया तो 1/2 इंटू 10 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी उसको उतना ग्रेजुइटी का पैसा मिलेगा. बट ये जो ग्रेजुइटी है इसको रिकॉर्ड कंपनी को करना है और सेटल भी कंपनी को करना है. करेक्ट. तो कंपनी हैज टू रिकॉग्नाइज अ लाइबिलिटी फॉर दिस ग्रेजुइटी. और ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं, करेक्ट, ये पैसा ड्यू हो रहा है ऑन रिटायरमेंट बट एक्रू हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस. मतलब इसका खर्चा मेरे को हर साल बुक करना है. मतलब आई हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, आई हैव टू शो अ लाइबिलिटी फॉर दिस ऑब्लिगेशन. तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर कि एवरी ईयर प्रोविजन कितने का बनना चाहिए, क्योंकि अमाउंट्स में चेंजेस आते रहेंगे जैसे जैसे आप हर साल मेरे पास सर्विस कंप्लीट करोगे. तो आप मेरे पास कितना साल काम करोगे, कब छोड़ के जाओगे, आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी, ये सब मुझे आज थोड़ी मालूम है. सो दैट इज द रीजन वाई फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स वी रोप इन एन एक्चुरी. एक्चुरी को हम बीच में ले आते हैं और वो एक्चुरी ये सारे वैल्यूएशंस करके देता है. करेक्ट. सो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स थोड़ा सा तकलीफ देते हैं बट कंट्रीब्यूशन प्लान में कुछ नहीं है सर. 2 मिनट में अभी हम उसको खत्म करेंगे. सो देखिए, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस मतलब हर साल खर्चा बुक करो टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं. तो आप जो अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो आपका खर्चा है. वो एक्रूअल बेसिस पे आप अपने P&L को हिट करते जाओ, चार्ज करते जाओ. जैसे जैसे ऑब्लिगेशन कब अराइज होगा, जब वो सर्विस ऑफर करेगा. तो एक्रूअल बेसिस पे आप खर्चा P&L में डेबिट करो. और बैलेंस शीट में एक इफेक्ट आ सकता है आइदर एज अ लाइबिलिटी और एन एसेट. करेक्ट. सो यू विल रिकॉग्नाइज अ लाइबिलिटी व्हेन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेड
is greater than the contribution due, and you will show an asset when contribution paid is greater than the contribution due. ऐसा भी हो सकता है. बस इसके अलावा कोई आपका यहाँ पर अकाउंटिंग और नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट लाइबल टू सेटल PF और द इंश्योरेंस एंड ऑल. वो आपका गवर्नमेंट के पास जिधर आपने खाता खोल के रखा है वो लोग दे देंगे. आपको सबका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. आपको टेंशन लेना पड़ता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान का, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में आपको इतना मालूम है कि ऑन रिटायरमेंट क्या देना है, बट उसके लिए आपको कितना अभी प्रोविजन हर साल बनाना है ये आपको नहीं मालूम रहता. सो नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान. तो सर सबसे पहले आप ये समझिए डिफाइंड बेनिफिट प्लान चलता कैसे है. तो सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है कि एवरी ईयर यू विल हैव टू प्रोवाइड फॉर द एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड बेनिफिट प्लान, करेक्ट. और उस प्रोविजन के सामने आपको इन्वेस्टमेंट करना है विच इज कॉल्ड एज अ प्लान एसेट. तो हर साल आप प्रोविजन बनाओ, खर्चा बुक करो और उसका इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट करते जाओ. इससे क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जाएगा, और जब एक्चुअल में कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो इन्वेस्टमेंट बेचकर उसको उसका ग्रेजुइटी का पैसा या उसका कोई सुपर एन्युएशन है वो उसको दे दिया जाएगा. तो ये पूरा साइकिल घूमते ही रहता है सर. प्रोविजन क्रिएट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आएगा, वो री इन्वेस्ट करो, फिर प्रोविजन बनाओ, फिर इन्वेस्ट करो. ये चक्कर घूमते रहेगा. और जब कोई रिटायर होगा इन्वेस्टमेंट बेचो, उसको पैसा भर दो. मतलब इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू सिंकिंग फंड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट यू हैव लर्नड इन फाउंडेशन. फाउंडेशन में आप लोग सिंकिंग फंड किया था ना, बस उसी का कॉपी पेस्ट है. तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं रिकॉग्निशन की बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें रिकॉर्ड की जाती है. एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन which is recorded at the present value, and secondly plan asset which is recorded at fair value. तो ये दो चीज आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है. डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपके लाइबिलिटी साइड पे खड़ा होता है और प्लान एसेट ऑब्वियसली गोज ऑन द एसेट साइड. बट अपार्ट फ्रॉम दिस you will also have to recognize in the P&L current service cost. Now what is this current service cost? It is nothing but the cost with respect to the service that you have offered to me. So हर साल आप मेरे पास काम कर रहे हो, उसका मेरे को खर्चा बुक करना है. That is your current service cost. Interest cost is point number 2. Interest is what you know, the cumulative. क्योंकि ये जो current service cost होता है ना, ये रिकॉर्ड होता है प्रेजेंट वैल्यू पे. अब इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आपका कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आज आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हो बट इसको सेटल आज नहीं करना है, इसको सेटल करना है 10 साल के बाद या मे बी 12 साल के बाद. तो आज प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा बट हर साल उस पर इंटरेस्ट एडअप होते जाएगा. सो दिस इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट. द इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू द सेटलमेंट ईयर बिकमिंग 1 ईयर क्लोजर. एक साल नजदीक आ रहा है ना सेटलमेंट, तो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, करेक्ट. देन the third point that you people are going to recognize is return on plan asset. So return on plan asset is nothing but return on investments which is divided into two parts. एक होता है expected return और एक होता है actual return. तो expected return is always credited to P&L. तो expected returns ढूंढने के लिए पहले आपको expected rate of return निकालना पड़ता है, which is nothing but percentage returns from investment plus percentage capital appreciation minus percentage admin cost, that is the fund manager cost. तो you will get your percentage expected returns. अब इसको multiply करो fair value of plan asset से, you will get what? Expected returns. This will be credited to P&L. But on the other hand, you have got something called as actual returns. Actual मतलब this is what actually you people have earned. So इसको calculate करने का जो तरीका है, it is exactly same as what you people used to do इन सिंगल एंट्री चैप्टर 11th 12th स्टैंडर्ड में. आप लोग सिंगल एंट्री किया था और वहाँ पे ना आप लोग प्रॉफिट ढूंढने का एक फॉर्मूला यूज़ करते थे. क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, आपको मिलता था नेट प्रॉफिट. बस वही फॉर्मूला इधर यूज़ करना है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट आपके पास अवेलेबल होगा क्वेश्चन में.
ऐड करो बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेनिफिट्स पेड मतलब जो आप लोग ने इन्वेस्टमेंट बेचकर एम्प्लॉयज को पेमेंट कर दिया, सेटल कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट माइनस इन्वेस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज द एडिशनल्स। यू विल गेट एक्चुअल रिटर्न्स ऑन प्लान एसेट्स। अब क्या होता है पता है, ये जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न्स का जो डिफरेंस है दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्चुरियल गेन और लॉस। तो अगला पॉइंट अपना निकल के आता है एक्चुरियल गेन और लॉस। अब ये जो एक्चुरियल गेन और लॉस है, करेक्ट, दैट इज बेसिकली द गेन और लॉस बिटवीन द वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय एक्चुरी एंड द वैल्यूज दैट वी आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशंस एंड प्लान एसेट का। तो अभी हमने देखा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न्स का जो डिफरेंस है दैट इज एक्चुरियल गेन और लॉस, करेक्ट। अब जो ये एक्चुअल रिटर्न्स है ना, इसकी जो वैल्यूएशन आई है ना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब एक्चुअली अपने को वैल्यू देता है कि भाई तेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इतना है, उसके बेसिस पे अपने को मालूम पड़ता है एक्चुअली मैंने कितना अर्न किया है, करेक्ट। तो फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन विच इज नथिंग बट फेयर वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन। ये फेयर वैल्यू कौन देगा मालूम है, एक्चुअली देगा, माइनस बुक वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन। तो बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्डेड है उसको कंपेयर करो एक्चुअली के वैल्यूएशन के साथ, और जो डिफरेंस है वो गेन या लॉस होगा। तो अगर एक्चुअली ने आपको बोला कि भाई आपकी ऑब्लिगेशन 100 रुपए की है, बट बुक्स में आपने ऑब्लिगेशन 95 पे रिकॉर्ड किया है, तो आपको 5 रुपए का लॉस हो गया, आपको वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर उल्टा पड़ गया, आपने बुक्स में 100 रुपया दिखाया है, एक्चुअली बोलता है वैल्यू तो खाली 92 है, तो 8 रुपए से ऑब्लिगेशन कम करना पड़ेगा, विच इज अ गेन। एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लान एसेट इट इज व्हाट एक्चुअल रिटर्न्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, द डिफरेंस इज गेन और लॉस। पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो लॉस, बस बात खत्म। तो ये एक्चुअल गेन और लॉस कैलकुलेट करने के ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट आइटम, पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट इज नथिंग बट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्लान्स। मतलब आपने या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्लान में बढ़ा दिया, या तो आपने जो बेनिफिट्स देना है वो बढ़ा दिया, उसके वजह से आपका ऑब्लिगेशन बढ़ गया। सो जो एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आपको अभी रिकॉर्ड करने को आ रहा है ना, दैट इज योर पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो पहले समझो 50 एम्प्लॉय थे, अब 70 एम्प्लॉय आपने प्लान में ऐड कर दिए, तो 20 एम्प्लॉय बढ़ गए, तो 20 एम्प्लॉय बढ़ने की वजह से आपका ऑब्लिगेशन बढ़ेगा, करेक्ट। तो आपको अपना नया ऑब्लिगेशन का वैल्यू एज ऑन टुडे निकालना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा पुराने ऑब्लिगेशन के साथ। सो जो इंक्रीमेंटल ऑब्लिगेशन है उसका खर्चा इज कॉल्ड एज पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो एक हाथ में आप ऑब्लिगेशन बढ़ाओगे, दूसरे हाथ में खर्चा बढ़ेगा, एंड दैट खर्चा इज कॉल्ड एज पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो सर ये पास्ट सर्विस कॉस्ट पूरा का पूरा P&L में जाता है? द आंसर इज येस इफ द कंडीशंस ऑफ द प्लान आर वेस्टेड। मतलब प्लान में पैसा लेने का एलिजिबिलिटी अगर आपका आ चुका है, तो इसका मैं मतलब बोलूंगा कि कंडीशंस आर वेस्टेड, मतलब आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएटी में 5 साल काम करने के बाद ही ग्रेजुएटी मिलता है, तो अगर आपने 5 साल पूरा कर लिया कंपनी में, तो मैं बोलूंगा कंडीशंस आर वेस्टेड, तो पूरा का पूरा खर्चा P&L में डाल दो। बट अगर आप बोलोगे नहीं सर मैंने तो सिर्फ कंपनी में 3 साल काम किया, मेरे को और 2 साल काम करना है, उसके बाद मेरा ग्रेजुएटी एलिजिबल होगा, तो इसको मैं बोलूंगा कंडीशंस आर नॉट वेस्टेड। तो ऐसे केस में आपका जो पास्ट सर्विस कॉस्ट है इट विल बी डेफर्ड ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग कंडीशंस, मतलब उसको डेफर करेंगे 2 साल में, बराबर है। कर्टेलमेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पास्ट सर्विस कॉस्ट। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो मालूम है, या तो प्लान में जो बेनिफिट देने वाले हो वो बेनिफिट कम कर दोगे, या तो कुछ एम्प्लॉइज को प्लान में से बाहर निकाल दोगे, कर्टेलमेंट। और ये जो कर्टेलमेंट है इससे आपका ऑब्लिगेशन कम होगा, बट ऑब्लिगेशन कम हो रहा है तो सामने उसका कभी कभी सेटलमेंट भी आएगा, करेक्ट। तो बिकॉज यू आर कर्टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉय में डिमांड फॉर अ सेटलमेंट, करेक्ट। तो व्हेन यू सेटल आफ्टर कर्टेलमेंट इट कैन लीड टू अ गेन और लॉस, करेक्ट। बट अगर आप कोई सेटलमेंट कर ही नहीं रहे हो तो आपके लिए पूरा पूरा फायदा है, बिकॉज आपका ऑब्लिगेशन कम हो गया है। सो एनी गेन और लॉस अराइजिंग ड्यू टू कर्टेलमेंट विल गो टू P&L। प्लस जब आप सेटलमेंट करते हो, सेटलमेंट इज बेसिकली व्हाट, अराइजिंग बिकॉज ऑफ द लमसम पेमेंट्स दैट यू मेक फॉर द एम्प्लॉय फॉरगोइंग और वेविंग ऑफ हिज राइट्स टुवर्ड्स द प्लान। तो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, आपने उसको बोला भाई तेरे को प्लान से मैंने बाहर निकाल दिया, करेक्ट, बट उसके बदले में तेरे को 10 लाख लमसम कॉम्पेंसेशन दे रहा हूँ, करेक्ट। तो उस बंदे को प्लान से निकालने की वजह से मेरा ऑब्लिगेशन 15 लाख से कम हुआ,
बट मैंने उसको दिया सिर्फ 10 लाख, तो 5 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, विच विल ऑब्वियसली रिकॉर्डेड इन द P&L। बट कभी कभी उल्टा भी होता है, मैंने आपको प्लान से बाहर निकाल दिया तो मेरी ऑब्लिगेशन 15 लाख से कम हुई, बट मैंने आपको 18 लाख रुपए सेटलमेंट में दिया, तो 3 लाख रुपए मेरा वैल्यू बढ़ गया। करेक्ट? सो दीज आर दी आइटम्स विच यू एक्चुअली टेंड टू रिकॉर्ड इन द P&L। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं विच विल शो यू हाउ एग्जैक्टली दिस करंट सर्विस कॉस्ट, हाउ एग्जैक्टली द इंटरेस्ट कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी अवेलेबल है। सो क्या हो रहा है देखिए, Z Limited has come up with a defined benefit plan where the benefit payable is equal to 1 month salary into number of years of service into last drawn salary per month. Employee X number of years of service 5 साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काम करेगा, सैलरी पर मंथ उसकी आज है 10,000 और सैलरी में 5% का ग्रोथ होने वाला है, डिस्काउंटिंग रेट है 10%। कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ईच ईयर। तो हर साल का करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो सर सबसे पहले हम लोगों को ये कैलकुलेट करना होगा कि इस बंदे को हम बेनिफिट देने कितना वाले हैं। तो उसके लिए हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स का 5 साल के बाद सैलरी कितना होगा, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5 ईयर्स हमारे पास काम करेगा, उसके बाद शायद वो छोड़ के जाएगा। करेक्ट? तो हमारा बेनिफिट क्या देने वाले हैं, 1 मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 1 मंथ इंटू 5 ईयर्स इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो वो निकालना पड़ेगा। सो ध्यान दीजिएगा, बेनिफिट पेएबल टू मिस्टर एक्स 1 मंथ इंटू 5 ईयर्स इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कैसे होगा, आज उसकी सैलरी 10,000 है, तो 5 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। सो 5% का ग्रोथ है, सो इट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि 5 गुना उसको बढ़ाना है। सो 5 साल के बाद उसकी सैलरी होगी 12,763। सो 1 इंटू 5 इंटू 12,763, 63,815 इज वॉट वी विल बी लायबल टू पे एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो इसके हिसाब से आपका करंट सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट होगा। सो करंट सर्विस कॉस्ट क्या बोलता है कि ये जो खर्चा है इसको डिवाइड करो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 63,815 डिवाइडेड बाय 5 आपका पर एनम का खर्चा है 12,763। बट ये आज का वैल्यू नहीं है, ये आपको अभी सेटल नहीं करना है, ये आपको सेटल करना है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो आप डायरेक्टली 12,763 का प्रोविजन नहीं बना सकते, आपको इसे प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करके इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। करेक्ट? ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी रिकॉर्डेड। अब आप फॉर्मेट अगर देखेंगे, ओपनिंग प्रोविजन प्लस इंटरेस्ट एट 10%, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, प्लस करंट सर्विस कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस। तो ऑब्वियसली बिकॉज आई एम इन द फर्स्ट ईयर, करेक्ट, आई एम एट द एंड ऑफ ईयर 1, कोई ओपनिंग प्रोविजन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है। सो आई हैव टू नाउ प्रोवाइड फॉर द करंट सर्विस कॉस्ट। 12,763 ये मुझे आज नहीं देना है, ये मुझे देना है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब यहां से 4 साल बाद, क्योंकि आई एम एट एंड ऑफ ईयर 1। सो मुझे इसे डिस्काउंट करना पड़ेगा 4th ईयर के फैक्टर से। सो पीवीएफ 10% 4th ईयर, करेक्ट। तो 10% एट 4th ईयर इज 0.6830। तो 12,763 मल्टीप्लाइड बाय 0.6830, 8717 का प्रोविजन आएगा, एंड दिस इज योर क्लोजिंग प्रोविजन। और इतना ही आप अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे प्लान एसेट में। फिर सेकेंड ईयर यू विल स्टार्ट विथ 8717। अब इसमें 1 साल का इंटरेस्ट ऐड अप करो, कंपाउंडिंग होगा ना, तो 872 इंटरेस्ट ऐड हो गया। नाउ अगेन यू हैव टू प्रोवाइड फॉर करंट सर्विस कॉस्ट, बट नाउ यू आर एट द एंड ऑफ ईयर 2 एंड आपको एंड ऑफ ईयर 5 पे पैसा देना है, मतलब यहां से 3 साल के बाद पैसा देना है। तो 12,763 मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ 10% 3rd ईयर, दैट इज 9589, क्लोजिंग बैलेंस 19,178। तो आप 9589 और 872 ये दोनों को री इन्वेस्ट कर दोगे प्लान एसेट में। सो देखिए 872 इंटरेस्ट और 9589 ये वापस इन्वेस्ट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 19,178। 3rd ईयर यू स्टार्ट विथ 19,178 एज ओपनिंग प्रोविजन। अब इसमें 10% इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, करेक्ट, एंड देन कम्स योर करंट सर्विस कॉस्ट विच इज 12,763 इंटू पीवीएफ 2nd ईयर, क्योंकि 3rd ईयर के एंड में और 5th ईयर के एंड में पैसा देना है।
सेम लॉजिक 4th ईयर में अप्लाई होगा, और जब आप 5th ईयर में आओगे तो इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी द बैलेंसिंग फिगर। क्यों? क्योंकि आपका क्लोजिंग बैलेंस आपको 63,815 चाहिए, तो आप उल्टा जाओ, लास्ट ईयर में ओपनिंग प्रोविजन लिख लो, करेक्ट, 63,815 लिख लो। अब 12,763 इज पेएबल राइट नाउ, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही होगा, करेक्ट। सो ये पूरा का पूरा 12,763 आ गया, इंटरेस्ट इज योर बैलेंसिंग फिगर। सो दीज आर योर इंटरेस्ट चार्जेस फॉर 4 years and these are your current service cost for 5 years। टोटल इंटरेस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट का टोटल 63,815 ही है, खाली हमने बाइफरकेट किया उसको। क्यों? क्योंकि जो करंट सर्विस कॉस्ट है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और इंटरेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट व्हाट इज गिवन, करेक्ट। सो ये एक एग्जांपल, इसको प्रॉपरली करना है, ये मॉड्यूल में भी आपको ये एग्जांपल मिलेगा। नाउ वन लास्ट पॉइंट, दैट इज टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट इज द 4th पार्ट। 3rd पार्ट तो अलग से हमको करना नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ओनली। उसका अकाउंटिंग भी पूरा सेम है, वहाँ पे भी सेम ऐसी करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये सब रिकॉर्ड करने का मौका आ सकता है, करंट इंटरेस्ट कॉस्ट एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज टर्मिनेशन बेनिफिट? सर टर्मिनेशन बेनिफिट विल अराइज एट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट 2 तरीकों से हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉय खुद अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करता है कि भैया मैं टर्मिनेट होना चाहता हूँ, आप मुझे VRS दे दो, आप मुझे गोल्डन हैंडशेक दे दो। गोल्डन हैंडशेक मतलब कि आपने बहुत साल कंपनी में काम किया है, अब प्यार मोहब्बत से कंपनी छोड़ रहे हो, सो आपको हम एक गोल्डन हैंडशेक देंगे और उसके बदले आपको पैसा देंगे। VRS में आपको मालूम है एक लमसम कंपेंसेशन दिया जाता है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन, एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय को बोलेगा भैया तुम कल से काम पे मत आओ, मैंने आपको टर्मिनेट कर दिया। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देता है, बराबर है। तो पॉइंट ऐसा है कि ये दोनों में से कोई तो एक सिचुएशन में टर्मिनेशन आएगा, करेक्ट। अब टर्मिनेशन पे मैं जो आपको बेनिफिट दे रहा हूं, चाहे VRS हो या रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन हो या वॉट एवर इट इज, द ऑब्लिगेशन अराइजेस नॉट बिकॉज ऑफ योर वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स, द ऑब्लिगेशन अराइजेस बिकॉज यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, because you are terminated from the job। तो logically amount is due on termination and it will also accrue on termination only। तो मुझे over a period of time खर्चा बुक नहीं करना है, मुझे खर्चा कब बुक करना है? जब आपका रिटायरमेंट आपका टर्मिनेशन सैंक्शन होगा, करेक्ट। तो मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा एट द टाइम ऑफ योर टर्मिनेशन और उसी के सामने उसका लाइबिलिटी खड़ा करूंगा। तो जब आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा कि भाई आपको VRS देना है, रिट्रेंचमेंट देना है, जो भी है उसका खर्चा उसी पॉइंट पे बुक होगा और सामने लाइबिलिटी खड़ा करेंगे, करेक्ट। अब अगर ये लाइबिलिटी का सेटलमेंट 12 महीने के अंदर होने वाला है तो शॉर्ट टर्म वाला दिमाग लगाया जाएगा, करेक्ट, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल बेसिस, मतलब इस पर डिस्काउंटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। बट अगर सेटलमेंट 12 महीने के ऊपर होने वाला है, 2 साल 2.5 साल के बाद सेटलमेंट है, तो फिर सर मुझे प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे बनाना पड़ेगा, वो सेम करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट के जैसा मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे आपका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू एड अप द इंटरेस्ट एवरी ईयर। वो जो हम बोलते हैं ना कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, वो करना पड़ेगा मेरे को। सो दैट इज द मेजरमेंट पॉइंट। सी, इफ द सेटलमेंट इज टू बी डन विद इन 12 months from the balance sheet date, recognized as a short term provision on actual amount। But if the settlement is to be done after 12 months from the balance sheet date, recognized as other long term benefits, that is provision on the present value basis। तो प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे आपको प्रोविजन बनाना है। मैंने देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे रखा है 15 लाख रुपीज VRS पेएबल ऑन 31st March 26। शो द प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन टुडे, दैट इज 31st March 24। तो पैसा देना है 2 साल के बाद, बट रिकॉर्ड आज करना है। तो आज आप इसको पूरा 15 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, अज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट आपका 10% है। तो 15 लाख इंटू PVF 10% 2 years, तो आज आप रिकॉर्ड करोगे 12,39,600 पे प्रोविजन। 31st March 24 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर VRS 12,39,600। देन नेक्स्ट ईयर 31st March 2025 पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट चढ़ाना है, कंपाउंडिंग 10% इंटरेस्ट चढ़ा उस पर।
तो 12,39,600 का 10% 1,23,960 इंटरेस्ट ऐड करो. सो इंटरेस्ट खर्चा है डेबिट टू P&L, टू प्रोविजन की वैल्यू बढ़ाओ. अब 31 March 26, करेक्ट, यू विल कंसिडर इंटरेस्ट एज बैलेंसिंग फिगर. वाई? बिकॉज यू वांट टू रीच टू 15 लाख. तो 12,39,600 प्लस 123,960, 12,39,600, तो इसका वैल्यू आता है 13,63,560 और आपको चाहिए 15 लाख. तो जो डिफरेंस है 136,440, दैट इज योर इंटरेस्ट. तो इतना इंटरेस्ट वापस आपको चढ़ाना पड़ेगा 136,440 और बैलेंस शीट में आपका प्रोविजन जो है वो 15 लाख पे खड़ा हो जाएगा और बस उस प्रोविजन को सेटल कर दो. प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात खत्म. बट वही अगर ये अभी का भी 2, 4, 6 महीने में सेटलमेंट होता तो ये सब आता ही नहीं कुछ. सीधा मैं एंट्री पास करता, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 15 लाख टू प्रोविजन फॉर VRS 15 लाख, कहानी खत्म. दैट्स इट. राइट. सो दिस इज द थियरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर एम्प्लॉय बेनिफिट्स. अब कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू करते हैं फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग. प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. ऑन 1st April 2021, the fair value of the plan asset was 1 lakh in respect of pension plan of Zelius Limited. Now pension plan is a defined benefit plan. On 30th September 2021, the plan paid out benefits of 19,000 and received 49,000 inward contribution. 19,000 बाहर गया और 49,000 अंदर आया. सेम डेट पे आया. On 31st March 2022, the fair value of the plan asset was 1.5 lakh. And present value of the defined benefit obligation was 1,47,920 and actuarial losses on the obligation was 600. तो actuarial loss हो गया, मतलब आपने बुक्स में दिखाया 147,920 और 600 का लॉस हो रहा है, मतलब आपका ऑब्लिगेशन का वैल्यू कितना रहा होगा 147,920 प्लस 600 148,520 आपका ऑब्लिगेशन का वैल्यू एज पर एक्चुअरी होगा. इसके लिए आपको 600 रुपये का लॉस आया, आपका ऑब्लिगेशन बढ़ेगा. On 1st April 2021, the company had made the following estimates based on its market studies, understanding and prevailing prices. और आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने expected rate of return 10.25% दिया हुआ है. You are required to find the expected and actual returns on plan asset. और फिर मैंने आगे दे दिया also calculate actuarial gain or loss. तो सर आपको expected return और actual returns दोनों निकालना है. तो अगर आप expected returns की बात करो तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, अगर आपको एक्चुअल रिटर्न्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालना है तो आपको ध्यान क्या देना है कि सर आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस प्लस द एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है. तो यहाँ पर है ना, इन्होंने कंपाउंडिंग वगैरह सब किया हुआ इंस्टीट्यूट वालों ने, बट सर ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है. करेक्ट. तो ये अपन ये 10.25% जो है वो तो आपका ठीक है, बट यहाँ पर जो इन्होंने हेल्ड फॉर 6 मंथ्स एट 5% इक्विवेलेंट, ये सब बकवास है सर, ये सब मत करो. करेक्ट. कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, ये सब दिमाग नहीं चलता है उतना. वी विल डायरेक्टली टेक इट फॉर 6 मंथ्स. करेक्ट. डायरेक्टली एट 10.25%. तो कैसे लॉजिक होगा सर? देखिए, ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख है, वो 1 लाख पे 10.25% पूरे 12 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, विच इज 10,250. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट. अब ध्यान देंगे तो आपने 30th सितंबर को 19,000 प्लान में से बाहर निकाल दिया. अब ये जो 19,000 है इस पे आप इंटरेस्ट लूज करने वाले हो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. नाउ ऑब्वियसली ये जो 19,000 है ना, ऑलरेडी आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख में इंक्लूडेड है और उस 1 लाख के ऊपर आपने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ले लिया है. बट क्या आपने पूरे 1 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट कमाया क्या? सर नहीं, क्योंकि 19,000 तो मैंने पे आउट कर दिया है. तो लॉजिकली 1 अक्टूबर से लेकर इस 19,000 पे मैं इंटरेस्ट नहीं कमा रहा हूं. दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड. बट ऑन द अदर हैंड 49,000 जो नया कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर मैं अर्न करूंगा 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट. तो आप इसको नेट भी कर सकते हो. 49 आया, 19 गया, मतलब नेट 30 आया, तो उस 30 के ऊपर आप नेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो. सो रिटर्न्स ऑन 30,000 दैट इज 49 माइनस 19 एट 10.25%
for 6 months. तो 30,000 into 10.25% for 6 months, you will get 1538. Correct? तो 1538 प्लस 10,250 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 11,788 आएगा. करेक्ट? ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है. अब एक्चुअल रिटर्न निकालते हैं. फेयर वैल्यू, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग फेयर वैल्यू माइनस ओपनिंग फेयर वैल्यू माइनस एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्लस बेनिफिट्स पेड. सो दैट इज 1,50,000 माइनस 1,00,000 माइनस 49,000 बचा 1,00,000 प्लस बेनिफिट्स बचा 1,000 सॉरी, एंड बेनिफिट्स पेड इज 19,000. सो एक्चुअल रिटर्न इज 20,000. सो योर एक्चुअल गेन ही हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज एक्चुअल रिटर्न्स आपका 20,000 है माइनस 11,788 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है. तो 8,212 इज योर एक्चुअल गेन. करेक्ट? Yes guys. So with this we will conclude accounting standard number 15, the marathon revision session.